Good morning students, welcome back. In last video we have discussed the chapter poverty up to the topic poverty line in India. Now we will start or continue this chapter from the topic the number of poor in India. So first we come to the topic head count ratio. It is very small topic. Normally 1 mark question is asked in exam. So when the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio. यानी कि जब हम गरीब लोगों की संख्या का अनुमान या अनुपात जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग हैं उनके संदर्भ में करते हैं तो उसको हेड काउंट रेशियो कहते हैं. सो वी आर aware about it that what is poverty and what is poverty line. So we can easily identify that who is poor and who is non-poor, as we earlier studied the categorizing poverty. So in India the official data of poverty is made available to the public by the Planning Commission. So presently it is known as Niti Aayog. It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by the National Sample Survey Organization, जिसको हम NSS को कहते हैं. और चार्ट 4.3 जो है उसको शो कर रहा है इस बुक में. द नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉर द ईयर 73 to 2012. In 1973-74 more than 320 million people were below the poverty line. तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे थे, और जो डिक्रीज होकर इन 2011-12 कितना हो गया है 270 मिलियन. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एफर्ट है उससे पॉवर्टी में कमी आई है, पॉवर्टी का जो अनुपात है वो कम हुआ है. तो यहाँ पर ट्रेंड्स इन पॉवर्टी जो है हम देख सकते हैं, दो डायग्राम है जिसमें कंपेयर किया गया है 73 से 2012 के ड्यूरेशन को. पहला डायग्राम है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस. तो 73 में जो वो नंबर ऑफ पुअर जो था वो रूरल एरिया में कितना ज़्यादा था. ये जो ब्लैक लाइन है ऊपर वाला जो लाइन डायग्राम में है वो है रूरल पॉवर्टी को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला लोअर लाइन है डायग्राम में वो अर्बन पॉवर्टी को शो कर रहा है. तो रूरल पॉवर्टी इज़ ग्रेटर देन अर्बन पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और ये डिक्रीज़ हुआ है. इसी तरह से हेड काउंट रेशियो अगर देखा जाए तो रूरल हेड काउंट रेशियो ज़्यादा है, यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात जो है वो गाँव में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिटीज़ और अर्बन एरियाज़. तो इस तरह से हमें डायग्राम से भी हम पॉवर्टी को एस्टिमेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन इन 1973-74 अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 55% जो था वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहा था. तो ये हमारे लिए बहुत ही एक नेगेटिव और चिंताजनक बात थी. और इन 2011-12 इट हैज़ फॉलन टू 22%. तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ रहा कि इस ड्यूरेशन में हमने 55% को डिक्रीज़ करके 22% पर ले आए. इसका मतलब ये कि अब हमारे कंट्री में टोटल पॉपुलेशन का केवल 22% जो है वो ही बिलो पॉवर्टी लाइन है. इट मीन्स वही गरीब है, बाकी अबव पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं. तो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन. दिस मीन्स दैट मोर देन 3/4 ऑफ द पोर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन विलेज. तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो टोटल बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है वो उसका मोर देन 80% जो है वो कहाँ रहता है, दैट इज़ belongs to rural areas, and this situation has not changed even in 11-12. तो पॉवर्टी तो कम हुई है, लेकिन वो किस एरिया में कम हुई है, स्पेशली इन अर्बन एरिया. तो रूरल एरिया में अभी भी हमारी पॉवर्टी उतनी ही बनी हुई है, और 80% टोटल BPL लोगों का जो पार्ट है वो कहाँ रिजाइड कर रहा है, वो गाँव में रह रहा है. इट मीन्स वी नीड टू डेवलप रूरल and rural area, and we need to focus to improve the income of rural poor people. So in 1990s the absolute number of poor in rural area had declined, whereas the number of their urban counterparts increased marginally. The poverty ratio declined continuously for both urban and rural areas from chart 4.3. तो ये जो चार्ट है नीचे हम इसको देख सकते हैं, ये 4.4 है. यहाँ पर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाई गई है कुछ सेलेक्टिव लार्ज स्टेट्स में, और इसमें ड्यूरेशन 73 से 2012 रखा गया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इसमें ये सिंपल बार डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम बनाया गया है, जिसमें दो बार हैं. पहला एक लाइट वाला है और एक डार्क बार है. जो लाइट बार है वो 73-74 के डेटा को शो कर रहा है, और डार्क वाला बार जो है वो
2011-12 को शो कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश में जो 73-74 में जो पॉपुलेशन थी बिलो पॉवर्टी लाइन वो थी 49, ठीक है, परसेंटेज। टोटल पॉपुलेशन का 49% BPL था, जबकि ये 11-12 में इंक्रीज होकर कितना हो गया, 11% हो गया। इट मीन्स आंध्र प्रदेश ने काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस अचीव की है। साथ में हम देखते हैं कि बिहार में 62 से 34 हुआ है, तो लगभग आधा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा पार्ट जो है वो BPL है। इसी तरह से गुजरात में 48 से 22 हुआ है, यहाँ भी लगभग आधा हो गया है। इसी तरह से कर्नाटका में 54 से 25, मध्य प्रदेश में 62 से 36, और महाराष्ट्र में 53 से 24, और 66 उड़ीसा में 66 से 36, राजस्थान में 46 से 16। इसी तरह से अदर वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो 63 से 23 हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उस समय उत्तराखंड को भी इंक्लूड करता था, और MP छत्तीसगढ़ और झारखंड इसको भी इंक्लूड करता था, और बिहार झारखंड को इंक्लूड, क्योंकि ये जो स्टेट है बाद में इनसे डिवाइड होके बने थे, पार्टीशन हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जब पॉवर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और उनको हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो व्हाट काउजेस पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण है। पॉवर्टी एक ऐसा फैक्टर है कि हम जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि पॉवर्टी क्यों होती है और कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाई इन द इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स दैट मार्क द लाइफ ऑफ द पुअर। तो जो फैक्टर्स हैं उसको हम इंस्टीट्यूशनल और सोशल फैक्टर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड द अनेबल टू एक्वायर स्किल्स विच फैच बेटर इनकम्स, आल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर डिनाइड टू पुअर। तो पुअर वो है जिसको ना तो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, ना वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाता है। सो पॉवर्टी कैन बी रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनडेप्टनेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, लो कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर. So all these are various factors responsible for poor and poverty in our country. So we know that British policy also involved sharping raising rural taxes that time, and the poverty in rural area is also due to the British policy, negative British policy we can say, because British main goal was from our economy to raise the fund or to collect the revenue for their own benefits. The British Raj impoverished millions of people in India. Our natural resources were plundered, our industries worked to produce goods at low price for the British, and our food grains were exported. तो हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारी जो प्रॉपर्टी थी, उनको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसका दोहन किया, उसको यूज़ किया, और हमारी इंडस्ट्री को फोर्सफुली उन्होंने गुड्स का प्रोडक्शन करवाया और लो प्राइस पे करवाया, जिससे उसको फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो, और जो हमारे फूड ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट किए गए। तो इस वजह से कई बार जब अकाल पड़ा तो कई लोग हमारे मारे गए भूख की वजह से। In 1857-58, anger at the overthrow of many local leaders, extremely high taxes imposed on peasants, and other resentments boiled over in a revolt against British rule by the sepoys, Indian troops commanded by British. तो इस तरह से जब उनके शोषण की अति हो गई, उनके अत्याचारों का जो है प्रभाव बढ़ गया, तो जनता ने उस पर विद्रोह किया, और 1857-58 में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें कि वहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी है और टोटल पॉवर्टी का 80% वहाँ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा लैंड सिस्टम है, लैंड टेन्योर सिस्टम, वो भी उस समय रिस्पॉन्सिबल था। और ओनरशिप ऑफ लैंड इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट of material well-being, and those who own some land have better chance to improve their living condition. तो अगर कोई किसान है, गरीब है, और उसको उसकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है, तो कहने का मतलब ये कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं हो सकती है, यानी कि वो पॉवर्टी से बाहर नहीं आ सकता है। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया आर द स्मॉल फार्मर्स। तो जो
हम कहते हैं कि 80% टोटल पॉवर्टी का वो है गाँव में रहता है। उसमें भी मोस्टली जो गाँव में रहने वाले पुअर हैं उसमें क्या है, स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान हैं जिनके पास ना तो ज़मीन है या फिर वो एक वर्कर के रूप में काम करते हैं, या उनकी ज़मीन को किसी ने हड़प लिया है, उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है इस तरह से। और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन हैज़ स्टेडीली डिक्लाइंड, सो लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो इस तरह से जब पॉपुलेशन बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग है वो डिक्रीज़ होती है। और जब जैसे एक फैमिली में 4 संतान होती है किसी फादर की, तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी उसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड भी वहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सो जब ज़मीन का टुकड़ा छोटा हो जाता है तो इनकम फ्रॉम दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिलीज बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से छोटे ज़मीन के टुकड़े में खेती करना आसान नहीं होता और उनकी इनकम कम हो जाती है। सो पॉवर्टी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ employment, unemployment or underemployment, and the casual and intermittent nature of work in both rural and urban areas that compels indebtedness in turn। तो यहाँ पर गाँव में क्या है, ऋणग्रस्तता ज़्यादा है। एक बार जब वो कर्ज़ ले लेते हैं तो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको चुकाने के लिए उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो ना तो फार्मिंग में उनको मिलता है, ना कहीं वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। इस वजह से उनकी जो इनकम होती है वो उनकी बेसिक नीड पूरा करने में निकल जाती है, खर्च हो जाती है, और वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, तो कंटिन्यूस इंडेप्टनेस आ जाती है, और इस वजह से उनकी ऋणग्रस्तता और आर्थिक संकट उन पर बना रहता है। और जब फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तब उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। सो ए रेट हायर देन द प्राइस ऑफ लग्जरी गुड्स फर्दर इंटेंसिफाइज द हार्डशिप एंड डिप्रीवेशन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। So the unequal distribution of income and assets has also led to the persistence of poverty। तो यहाँ पर बात होती है unequal distribution of income की। This is also the main factor in our country for responsible for the poor। जो हमारा गरीब व्यक्ति है, अगर वो काम करता है तो उसको उतनी इनकम नहीं होती है जितनी एक अमीर आदमी को उसके काम से होती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों की अर्निंग में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, और सरकार को ये चाहिए कि इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और असेट को वो डिक्रीज़ करे या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसका करे। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉवर्टी के लिए बहुत सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज़ होना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होना, एजुकेशन कम होना, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होना, या इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होना, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, बैंकिंग नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना, हेल्थ नहीं होना, ठीक है, या करप्शन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से कई फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए, स्पेशली इन रूरल इंडिया। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए कि हमारे देश में पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशल जस्टिस को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानता है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा 1951-56 में, उसमें भी इकोनॉमिक और सोशल चेंज की बात की गई, और जो है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी को दूर करने की बात की गई। तो इस तरह से जितने भी पॉलिसी और प्रोग्राम बनते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कहीं ना कहीं एम्फेसिस रहता है कि रिसोर्सेज का बेटर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जाए और पॉवर्टी जैसी बड़ी आर्थिक समस्या का समाधान किया जाए। तो सो द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ 3 डायमेंशन। तो गवर्नमेंट की जो पॉवर्टी को सोल्व करने की अप्रोच है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच है, जिसको 3 डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी भी कहते हैं, जिसका पहला भाग है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, तो इस अप्रोच में गवर्नमेंट ये मानकर चलती है कि हमें ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, हमें जीडीपी को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय बढ़ने से, इनकम इंक्रीज होने से वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर रैपिड होगी, फास्ट होगी, तो जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इस तरह से लोगों के इनकम बढ़ने से पॉवर्टी दूर होगी। दूसरा जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो है सेकंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है,
गवर्नमेंट का जो पहला तो है ग्रोथ पर, जीडीपी इंक्रीज करने पर फोकस करना, उससे भी पॉवर्टी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि पॉवर्टी के लिए स्पेशल हम प्रोग्राम या पॉलिसी लेके आएँ, और जो स्पेसिफिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करके भी हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। सो वन ऑफ द नोटेड प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1970s वाज फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज योजना 1970s यानी में स्टार्ट की गई। मोस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान्स, ठीक है। सो एक्सपांडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज द मेजर वे ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी। यानी कि पॉवर्टी में जो भी प्रोग्राम बनाए गए उनके पीछे जो मेन थ्रस्ट, मेन फोकस किस पे रहा कि कैसे हम गरीब लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, कैसे उनको रोज़गार दें, उनको जॉब दें, जिससे उनकी इनकम बढ़े, उनको अर्निंग हो और वो अपनी बेसिक नीड को इजीली फुलफ़िल करके पॉवर्टी से बाहर आए या बीपीएल से एपीएल में कन्वर्ट हो। तो इस तरह के कई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए गए, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इस तरह से बहुत सारे हैं, SJSRY, PMRY। तो जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट हुए उनका मेन जो थ्रस्ट था वो यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करके स्पेशली रूरल पुअर पीपल को इनकम इंक्रीज़ करके उनको पॉवर्टी से बाहर लाया जाए। तो इसी तरह से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM जो है वो भी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक के प्रोग्राम्स है उसमें 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके अंतर्गत मिनिमम 100 डेज़ का जो जॉब गारंटी दी गई थी। और इस एक्ट को हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको MG नरेगा हम कहते हैं। तो नरेगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट इसको बहुत प्रायोरिटी से इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि गाँव में इसमें असिस्टेंस लोगों को मिलती है और इसमें गारंटी है कि कोई भी गरीब परिवार है तो उसमें से व्यक्ति को 100 दिन का कम से कम जॉब मिलेगा। तो जब वो 100 दिन तक जॉब करेगा तो एटलीस्ट 100 दिन तक वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। इट मीन्स उसको 100 दिन की जो भी इनकम होगी उससे वो अपनी बेसिक नीड को बहुत हद तक कवर कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही प्रायोरिटी से और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके लिए अभी भी फंड एलोकेट किया जाता है। जो थर्ड अप्रोच है, 3 डायमेंशनल अप्रोच में थर्ड अप्रोच जो है वो है एड्रेसिंग पॉवर्टी टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़। यानी कि गवर्नमेंट का जो थर्ड फोकस है वो इस पे रहता है कि हम जो पुअर पीपल है उसको क्या करें, बेसिक नेसेसिटी जो है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी उपलब्धता होना ज़रूरी है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजप्शन नीड्स, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। तो हमारी डेली लाइफ में ये सारी नीड्स जो है वो पूरी करने के लिए इन बेसिक फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी इट मीन्स वी आर इन पॉवर्टी। तो ये थर्ड डायमेंशनल अप्रोच का थर्ड पार्ट है, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी वी कैन आल्सो इरेडिकेट द पॉवर्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट आल्सो इम्प्रूव्ड इस policy programs and also introduced the public distribution system, integrated child development scheme, mid-day meal scheme, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. So all these different kinds of programs and policies are implemented for the removal of poverty by creating economic interest for poor or by creating job opportunities for the poor people in our country. So next, in 2014 a scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available, in which people is in India are encouraged to open bank account. तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसको माना जाता है उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने क्या लोगों को इनक्रेज किया कि वो बैंक में जाके अपना एक अकाउंट खुलवाएं, सबका एक अकाउंट हो. तो इसके प्रमोट करने के पीछे यही था कि लोगों में सेविंग्स की हैबिट बढ़े, लोग सेव करें, पैसा बैंक में जमा करें. तो दिस स्कीम इंटेंड्स टू ट्रांसफ़र ऑल द बेनिफिट्स. और बाद में गवर्नमेंट ने जो भी गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या कैश ट्रांसफ़र की जो स्कीम्स थी उसको जनधन खातों से लिंक कर दिया, यानी कि जो भी पैसा होगा वो गवर्नमेंट इन खातों में ट्रांसफ़र करेगी.
तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जनधन योजना से जो खाते चालू किए, ताकि इसके पीछे एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम रहती है और या उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट उस गरीब व्यक्ति के खाते में जा रहा है। तो कहने का मतलब बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है जो उस पैसे का मिसयूज़ कर सके या उसको कहने का मतलब खा जाए, जिससे गरीब को उसका बेनिफिट नहीं मिले। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, क्रिटिकल असेसमेंट। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत लागू किए हमने, लेकिन अगर हम उसके क्रिटिकल असेसमेंट की बात करें, यानी कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, तो हम पाएंगे कि अभी भी हम पॉवर्टी से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लगभग 1/5 जो 20% हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन अभी भी हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो 2 टाइम का खाना या बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी भी जो हमारा पॉपुलेशन का लार्ज पोर्शन है वो पॉवर्टी में रह रहा है। तो इट हैज़ नॉट अंडरगोन एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए उससे कोई ज़्यादा बड़ा आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। You can find change in nomenclature, integration of mutations of programs, however, none resulted in any radical change in the ownership of asset, process of production and improvement of basic amenities to the needy. तो जो विद्वान हैं अर्थशास्त्री आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अभी भी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, गरीबों की आर्थिक स्थिति वैसी ही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, असेट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है पुअर और रिच के बीच में वो अभी भी अनइक्वल है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। सो पॉवर्टी कैन इफेक्टिवली बी इरेडिकेटेड ओनली व्हेन द पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ बाय देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है कि पॉवर्टी को हम इरेडिकेट तभी कर सकते हैं कि जब गरीब से गरीब व्यक्ति का देश की ग्रोथ में, देश के विकास में अपना कुछ योगदान हो, यानी कि वो भी कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, जिससे उसको इनकम हो, अर्निंग हो और वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, उसकी इनकम लेवल बढ़े। This is the possible through a process of social mobilization, encouraging poor people to participate, get them empowered। तो ये तभी हो सकता है जब पुअर लोगों को इनक्रेज करें, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उनको मोटिवेट करें और सरकार ये इंश्योर करे कि इनको वो बेनिफिट जो इनके हिस्से का है वो इनको ही मिले। ठीक है, तो चाहे उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इस सब के लिए गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना होगा और स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरिया में इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। So in conclusion, we can say that we have traveled more than 6 decades, but the objective of all our policy had been stated is promoting rapid balanced economic development with equality and social justice। तो हमारा जो एम यही रहता है कि बैलेंस हो, इक्वलिटी हो, सोशल जस्टिस हो। पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द इंडियाज़ मेन चैलेंज बाय द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए पॉलिसी एलिवेशन बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा है और वो मेन प्रायोरिटी पे रहा है, क्योंकि गरीबी होना हमारे लिए बहुत बड़े एक चिंता और एक हमारे लिए एक वो शर्म की बात होती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं और वो बहुत बड़ा देश है, बहुत उसकी विकास की और उसकी जब अच्छाइयों पे बात होती है और कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि देश में गरीबी इतनी है या लोग इस तरह से बेसिक नीड्स के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है। सो क्रिटिक्स पॉइंट आउट ऑल दिस सिचुएशन एंड वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी इफेक्टिवली, बाय मेकिंग द प्रोग्राम्स honestly and implement them effectively for the welfare of poor people. Some section of some sectors of the economy, some region of the country can compete even with developed countries in terms of social and economic development। तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि सभी गरीब हैं, तो कुछ जो रिच सेक्शन है वो डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में इक्वल हैं, या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो डेली लाइफ है, उनकी अर्निंग है, उनका लाइफस्टाइल है वो बेटर है, क्वालिटेटिव अच्छा है, तो वो डेवलप्ड कंट्री या उनके लोगों से compete कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा तबका भी है जो अभी भी गरीबी के विशेष सर्कल से बाहर नहीं आया है, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए एक बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जो स्कीम्स है उसको लागू करके और एक मिशन के रूप में इसको लेकर गरीबी मिटाने की ओर काम करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी जो है वो प्रॉब्लम है अब सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर ऑफ पॉवर्टी विल बी क्लियर्ड एंड you will be able to understand all these points
and we will meet in next video for next chapter. Till then, goodbye, thank you, take care.